Hello friends, welcome to our YouTube channel Judicial Disha. So as you know that the Rajasthan Judicial Services examination is approaching and as you know it is one of the most potential states for the aspirants क्योंकि ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, इसको काफ़ी सारे लोग टारगेट करते हैं। तो आपको पता है आपके लिए कंपटीशन कैसे होने वाला है, तो इसके लिए मैं आपको हेल्प करने यहाँ पे आई हूँ और हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है RJS की एक सीरीज़ जिसमें हम कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और आगे आने वाली वीडियो में हम आपके लिए पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करने वाले हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। अगर आपने कोई दूसरी स्टेट के लिए अभी अपियर किया था तो इट डजेंट मैटर कि जितने और जिस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछे गए थे वो सेम टू सेम यहाँ पे भी आपसे पूछे जाएं। सो फॉर दैट आपको एक कंसर्न मैनर में सिलेबस को देखते हुए तैयारी को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो भी ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवाई जाएंगी जस्ट इन केस अगर आपने कुछ मिस कर दिया है। और अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, इस वीडियो में सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए कवर की जाएंगी। और जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है डिटेल सिलेबस एंड स्ट्रैटेजीज। ओके, नाउ यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं रीसेंट नोटिफिकेशन से और वैकेंसी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना कि किस तरीके का कंपटीशन होने वाला है, कितनी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या कह रहा है। नाउ अबाउट द एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन है क्या, कितने स्टेजेस में होता है, पर्टिकुलरली वी नीड टू नो दैट। नाउ अबाउट द सिलेबस, बिकॉज बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे चेंज हुआ है, कुछ जो बैरेक्ट्स हैं उनको हटाया गया है, कुछ न्यूली एडेड बैरेक्ट्स आर देयर जिसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। मैंने और मेरी टीम ने काफ़ी सारे जो टॉपर्स हैं उनसे बात करी, इवन दोज हु आर सर्विंग इन द राजस्थान इटसेल्फ एज अ जज, तो वी हैव टॉक टू देम, वी हैड अ वर्ड विद देम एंड उसके बाद हमने कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज लेकर आए हैं जो मोर और लेस सबने उन्हीं स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करी थी, तो वो भी मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। नाउ जो ये एग्ज़ाम है इसका नाम है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसकी कंडक्टिंग बॉडी है राजस्थान हाई कोर्ट। इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑनलाइन। नाउ मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन होगा। रिमेंबर दिस, पैन पेपर का आपका टेस्ट होने वाला है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑनलाइन, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफलाइन। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पेपर होने वाला है। नाउ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, दे आर टू बी अनाउंस्ड। अभी सिर्फ वैकेंसीज ही अनाउंस हुई हैं और जैसे ही नोटिफिकेशन हमें ये बताएगा कि कब एग्जाम है तब बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होने लगेगा। इसलिए यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम टुडे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपना स्टडी प्लान बनाइए, सिलेबस को समझ लीजिए और उसके बाद तैयारी को करना शुरू करिए वो सारी स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखते हुए जो कि मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। नाउ RJS एग्जाम की जो वैकेंसी है तो 57 वैकेंसीज यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं जिसमें से कैटेगरी वाइज इस तरीके की सीट्स यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। जनरल के लिए 24, SC के लिए 9, ST के लिए 6, OBC के लिए 11, EWS के लिए 5 सीट्स आ देयर एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2। नाउ एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होना जरूरी है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। You have to be above 21 years of age and below 40 years of age for this। आपकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए। अब फी की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज सब्जेक्ट टू द चेंजेस, दिस इज टेंटेटिव बट मोर और लेस इसके आसपास ही होगी फी। 2000 रुपीज जनरल को पे करना पड़ेगा, 750 फॉर EWS एंड OBC कैंडिडेट्स, नाउ 500 फॉर ST, SC एंड PWD कैंडिडेट्स। ऑलराइट, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, तो प्री एग्जाम जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। मेंस में 4 पेपर होंगे और वो सब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपने आंसर्स को। देन देयर इज गोइंग टू बी इंटरव्यू। ओके,
सो फॉर द प्री एग्जामिनेशन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं that has to be 45% of the general category and 40% यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है अदर कैटेगरीज को। जैसे कि एसटी एंड एससी कैटेगरी है तो उनको 40% मार्क्स जो है वो प्री में स्कोर करने होंगे जस्ट टू क्वालिफाई दी प्री एग्जामिनेशन। The exam has a 70% weightage for mains exam. You see, मेंस का कितना ज़्यादा वेटेज है। तभी कहते हैं जब हम स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं ना, तब हम बच्चों को ये बताते चलते हैं कि आपको मेंस के लिए साइड बाय साइड प्रिपेयर करते चलना है। जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्री के लिए आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते जा रहे हैं। मेंस के लिए जब आप प्रिपेयर करने लग जाते हैं तो जब एग्जाम आपका मान लीजिए प्री क्लियर हो गया, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मेंस के लिए प्रिपेयर करने का, तब आप पैनिक करने से बचें और आपके पास शुरुआत से ही इतना टाइम और कॉन्फिडेंस हो कि आप उस 1-2 महीने के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि मेंस की शुरुआत शुरू से ही करें, प्री करके फिर मेंस करेंगे। ये अप्रोच किसी किसी के लिए काम कर सकती है, बट यही एडवाइस किया जाता है कि मेंस की तैयारी आपको डे 1 से करनी चाहिए। ओके, नाउ मेंस एग्जाम जो है वहाँ पे लॉ पेपर 1 होगा, लॉ पेपर 2 होगा एंड द रिमेनिंग जो 30% जो वेटेज है वो प्रोफिशिएंसी के लिए यहाँ पे दिया गया है लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस में हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। इसका 34% जो वेटेज है वो है। ओके, कई बार बच्चे क्या करते हैं, दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स टू मच इनटू स्टडीइंग लॉ कि दे फॉरगेट अबाउट द लैंग्वेज पार्ट। सो लैंग्वेज को भी आपको कवर करते चलना है। वेन एवर यू गेट टाइम अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, आपकी कितनी कमांड है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप शायद उसको कम समय दें, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको कम समय दें। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्लान बनाना है। अब जो प्री एग्जाम है ये ऑफलाइन होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसके। 70 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम लॉ। ओके, नाउ 15 क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम इंग्लिश एंड 15 फ्रॉम हिंदी। यहाँ पे भी आपको व्याकरण पूछी जाएगी हिंदी में, इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी जो काफ़ी बेसिक सी होती है, सिंपल सी होती है। इसकी तैयारी पे आपको साइड बाय साइड करते चलना है। ये नहीं कि जो प्री आ रहा है उसके 2 दिन पहले, दैट अगेन डिपेंड अपॉन योर प्रोफिशिएंसी ऑफ द लैंग्वेज। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट डोंट ओवरलुक दीज एरियाज कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप 30 नंबर अपने खो बैठेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्री को क्वालिफाई करना है। और लैंग्वेजेस जो है वो भी काफ़ी सारा डिफरेंस जो क्रिएट कर देते हैं आपके फाइनल परसेंटेज में। नाउ टोटल मार्क्स 100 होने वाले हैं, 1 मार्क मिलेगा आपको सही आंसर के लिए एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, तो आप रिस्क भी ले सकते हैं बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। DJS में यू सी देर इज नेगेटिव मार्किंग, बट इन RJS देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, just in case you want to take a risk, you can go ahead with that. Okay, now we have मेंस एग्जामिनेशन। तो इसका क्या है डिटेल्स, इसका ये है कि सबसे पहले तो ये सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे 4 पेपर आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला पेपर होगा लॉ पेपर 1, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स दैट यू हैव टू अटेम्प्ट इन 3 hours. Then there is law paper 2 which is going to be of again 100 marks and again you have to attempt it within 3 hours. पेपर 1 हिंदी का होगा, यहाँ पे ऐसे पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। 2 hours में आपको ऐसे इसको क्या है लिखना है। अगेन फॉर दिस यू हैव टू बी प्रिपेयर फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ कि ऐसे जो ऐसी चीज़ है जिसको आप 1 दिन 2 दिन सीख के नहीं कर सकते। आपको अपना सब्जेक्ट पे कमांड होना ज़रूरी है। वहाँ पे कोई भी रैंडम टॉपिक आपसे पूछ लिया जाएगा, तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ने हैं। यू हैव टू बी अपडेटेड विद द रीसेंट हैपनिंग्स। ओके, देन पेपर 2 होगा, वो इंग्लिश का होगा। यहाँ पे इंग्लिश कैसे आपको लिखने हैं, 50 मार्क्स के हैं जो कि 2 घंटे में आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से आपके पेपर्स होने वाले हैं। ये सारे ही पेपर्स जो है, ये नहीं कि आप लैंग्वेजेस के पेपर को ओवरलुक कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बिकॉज अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर। ये सारी चीज़ें आपको कवर करके चलनी है अभी से।
राइटिंग स्पेस दिया जाएगा आपको, हर क्वेश्चन के नीचे राइटिंग स्पेस दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी भी कुछ एग्जामिनेशन होते हैं अलग स्टेट्स के जहाँ पे इस तरीके का कोई भी सेट आपको आंसर बुकलेट नहीं दी जाती है, बट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ पेपर in which there will be a space allocated to you for writing the answers, और उस इस स्पेस के बियॉन्ड जाके आप आंसर नहीं लिख सकते। तो अगेन नाउ यू सी कि आपको वर्ड लिमिट के अंदर कितना प्रिसाइज और क्रिस्प आंसर लिखना है। फॉर दैट मैटर यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ओके, नो एक्स्ट्रा शीट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड। आप बहुत सारे आंसर्स अगर लिखना चाहेंगे एंड इफ यू आर विलिंग टू गेट अ शीट, एन एक्स्ट्रा शीट, देन दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग, बिकॉज अगेन यहाँ पे जब स्पेस आपको अलोकेट कर दिया गया है तो उसके बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इंटरव्यू का जो डिटेल्स है जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, व्हाई इट इज रिटन हियर पर्सनालिटी टेस्ट, बिकॉज इंटरव्यू में जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, सबसे पहले देखी जाती है वो आपकी पर्सनालिटी होती है। नॉलेज जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई बच्चा प्री और मेंस को क्लियर करके हमारे सामने बैठा है। दे आर नॉट देयर टू टेस्ट योर नॉलेज, दे आर देयर टू जस्ट सी कि हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग, हाउ वेल यू आर आंसरिंग अंडर प्रेशर, what is your personality, what kind of personality you have developed throughout the preparation, are you एलिजिबल टू बिकम अ जज, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो उनके सामने, आप कैसे अंदर जा रहे हो, इवन दैट मैटर्स। आपने किस तरीके से ड्रेस किया हुआ है, कितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे पा रहे हो, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर तो आपने कैसे उस चीज़ को पोलाइटली मना करा है, कॉन्फिडेंस के साथ मना करा है कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस आंसर। सो थिंग्स लाइक दैट आर गोइंग टू बी टेस्टेड इन योर पर्सनालिटी टेस्ट। जब हम मॉक इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करवाते हैं तो वी सी कि काफ़ी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल जो बच्चे वो हमारे पास आते हैं, अगर हम उनका एकेडमिक बैकग्राउंड देखते हैं तो दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन देयर LLB एंड LLM कोर्सेज। इवन उनके मेंस में भी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं या उनके पास नॉलेज भी अच्छा होता है, बट पर्सनालिटी टेस्ट में वो बोल नहीं पाते, वो बहुत डर जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी नर्वस होती है। तो ये सारी तरीके की जो चीज़ें हैं इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करते चलना है। सो दैट इज़ वाई आई हैव स्पेसिफिकली रिटर्न हियर कि पर्सनालिटी टेस्ट, यहाँ पे पर्सनालिटी आपकी देखी जाएगी। अब अकेडमिक एंड लीगल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं फॉर श्योर, एंड जनरल नॉलेज पे आपसे पूछा जाएगा एंड अबाउट द करंट अफेयर्स, और जो भी प्रेजेंट लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या है टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो उसके लिए क्या अभी प्रोसेस आने वाली है, किस तरीके का आपको नोटिफिकेशन आने वाला है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सिलेबस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सिलेबस को आप लिख के अपने टेबल पर रख लीजिए या फिर उसको पेस्ट कर दीजिए उस वॉल पे जहाँ पे भी आपकी बार बार नज़र पड़ती है, एंड ऑलवेज मेकअप अ प्लान विच इज़ गोइंग टू बी अकॉर्डिंग दिस सिलेबस, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है आपकी तैयारी करने का। तो यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, प्री इज देयर, मेंस एंड इंटरव्यू। We all know this by now. The number of candidates जो भी एडमिट किए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में वो होंगी 15 times the total number of vacancies category wise, okay? But in the set range, all those candidates who secure the same percentage of marks on the last cutoff will be admitted to main examination. Syllabus for preliminary examination ये है कि इसका जो पैटर्न है दैट इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव टाइप। वहाँ पे आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे 100 मार्क्स के, सही आंसर देने पे 1 नंबर आपको मिलेगा, गलत आंसर देने पे कोई भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नाउ लॉ पेपर 1 एंड लॉ पेपर 2 आपको दिए जाएंगे, आई जस्ट डिस्कस अबाउट इट। यहाँ पे 70 मार्क्स जो होगा उतने मार्क्स का ये पेपर होने वाला है प्री में। अब सिलेबस इज द सेम एज प्रिस्क्राइब्ड for law paper 1 and law paper 2।
जो आपके प्री में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप उसका मुझसे सिलेबस पूछें तो मेंस के लिए जो लॉ पेपर 1 का एंड लॉ पेपर 2 का सिलेबस दिया गया है वही की वही सेम सिलेबस आपका प्री में भी आने वाला है। अब यहाँ पे जो 70 क्वेश्चंस हैं वो लॉ से पूछे जाएंगे, बाकी के जो 30 क्वेश्चन है वो लैंग्वेजेस से किए जाएंगे आपको, तो सिलेबस वही सेम है। अब मेंस का हम सिलेबस देख लेते हैं। नाउ उसके पहले मेंस के सिलेबस में जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार ये बात बताना चाहूँगी कि लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी ही क्यों ना है, देन ऑल्सो वंस यू हैव टू गो थ्रू द ग्रामर, एटलीस्ट आप देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं। अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और आप अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। और हिंदी में क्या होता है, बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, तो हिंदी को भी आप क्या करें, सबसे पहले तो ये इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे सिलेबस लाई हूँ, आप लिस्ट बना लीजिए और वो कंसर्न जो टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट में दिए गए हैं उनको आप साइड बाय साइड प्रिपेयर करते चलिए। दैट विल डिपेंड अपॉन यू कि आपको अपना अभी स्टैंड पता है, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, तो दैट इज़ फॉर दैट। नाउ अगर मैं अभी शुरुआत करूँ लैंग्वेजेस से, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके प्री में। देखिए जो लैंग्वेजेस है हिंदी एंड इंग्लिश, इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको टेंसेस को कवर करना है, टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, देन आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, देन दी फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, active and passive voice, coordination and subordination, direct and indirect speech, model expressing the various concepts, and the antonyms and synonyms. So this you have to cover, all right, in English. Now coming to हिंदी में ये सारी चीज़ें आपको करनी है। शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, ये बार बार पूछा जाता है। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द के क्या प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में कि आपको बताना है कि इसका एक शब्द क्या हो सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे शब्द ज्ञान, पर्यायवाची पता होना चाहिए, विलोम शब्द पता होने चाहिए आपको। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि सार्थक शब्द यूज किया जाता है वो क्या है, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द का चयन करना है, शब्दों की शुद्धि करनी है। 4 आपको इनकरेक्ट वहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से 3 आपको इनकरेक्ट दिए रहेंगे, उसमें से एक चौथा ऑप्शन जो है या उनमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। तो आपको उसको भी चूज करते आना चाहिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो करेक्टली रिटर्न है यहाँ पे। दैट इज वाई जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप इसको ओवरलुक ना करें, इसको करते चले। हिंदी बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, यहाँ वहाँ भी थोड़ा भी मात्रा अगर डिफरेंट हो गया या एक बिंदु का भी फर्क आ गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, विराम चिन्हों का कहाँ पे प्रयोग किया जाना है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इंग्लिश मीडियम्स एंड फ्रेजेस आप करके जाते हैं वैसे ही पारिभाषिक शब्दावली, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ओके, नाउ सिलेबस देखते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन को कैसे डिवाइड किया गया है। तो लॉ जो है, लॉ में आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा जो 100 मार्क्स का होगा। 3 आवर्स का ईच आपको टाइम दिया जाएगा इन पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। लैंग्वेजेस में आपका पेपर होगा हिंदी का और इंग्लिश का, इस दोनों ही पेपर में सिर्फ आपको ऐसे लिखना होगा। 50 नंबर का होगा हिंदी का पेपर, 50 नंबर का इंग्लिश का होगा। 2-2 घंटे का आपको टाइम दोनों में मिलेगा। नाउ इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का होने वाला है। ओके, अब लॉ पेपर अगर मैं 1 की बात करूं तो इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहले तो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, CPC, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू हैव टू कवर, अगेन इंडियन एविडेंस एक्ट इज देयर, लिमिटेशन एक्ट एंड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके, देन वी हैव द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। IOS एक नई चीज़ है, ये कई सारे स्टेट्स में नहीं पूछा जाता है, बट इन राजस्थान दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम IOS एंड द राजस्थान रेंट कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑर्डर जजमेंट राइटिंग। ओके, फिर वी हैव द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन पेपर नंबर 2. We are talking about paper number 2, in which we have the code of criminal procedure, the Indian Evidence Act, Indian Penal Code,
JJ Act is also there, Negotiable Instrument Act, Probation of Offenders, Protection of Women from Domestic Violence, and then you have to write a judgment and framing of charges. ओके इसमें भी पहले वाले पेपर में भी जो लॉ पेपर बनता उसमें भी आपको ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग करनी है, एंड इन लॉ पेपर 2 एज वेल यू हैव टू राइट अ जजमेंट और यू हैव टू फ्रेम अ चार्ज. देन न्यूली एडेड बार एक्ट्स भी हैं इसमें कुछ, वो कौन से हैं? तो सबसे पहले है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन Prohibition Act of 1986. This is newly added in this syllabus. We have Protection of Children from Sexual Offences Act, POCSO भी जिसको बोलते हैं, that is also newly added, and the Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013. This also you have to study for this particular examination. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर लेते हैं हम कि हमने अभी तक देखा सिलेबस क्या है, कौन से न्यूली एडेड बेयर एक्ट्स हैं और पेपर कैसे होने वाले हैं, प्री का पेपर किस तरीके से डिवाइडेड है, लॉ पेपर जो है आपका मेंस में वो 2 तरीके से होने वाला है, लॉ पेपर 1 लॉ पेपर 2 होने वाला है, लैंग्वेजेस को भी आपको कवर करना है, एसेस भी आपको प्रिपेयर करने हैं. बट इतनी सारी चीज़ें करनी है तो आप करेंगे कैसे? सो फॉर दैट यू नीड टू मेक अ स्ट्रैटेजी, फॉर दैट यू नीड टू नो कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना है फ्रॉम डे 1. तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस जान लें. अगेन आप इसका प्रिंट आउट निकलवाएं, उसको आप अपने डेस्क पे रखें, उसको बार बार गो थ्रू करें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट इज़ सब्जेक्ट टू द चेंजेस. ये चेंज होते रहता है. पिछली बार हो सकता है कोई चीज़ें वहाँ पे पूछी हो जो इस बार ना पूछी जाएंगी. सो ये चेंज हो गया है. अब आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है. पुराना सिलेबस बिल्कुल मत देखिए. 2023 की यहाँ पे बात हो रही है आरजेएस जो होने वाला है. So for that you need to be prepared. Now read the past years questions, prelims and mains के दोनों. ये मत सोचिएगा कि मैं तो अभी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं मेंस के क्वेश्चंस को क्यों पढूं, क्योंकि मेंस के लिए भी आपको अभी से तैयारी करनी शुरू करनी है. अदरवाइज इट विल बी टू लेट. पर्सनली आई फील लाइक कि whenever a person is starting to prepare for the judicial services examination, तो उसको मेंस जो है ना उसको शुरू दिन से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. बाद में टाइम नहीं मिल पाता है, काफ़ी बल्कि सिलेबस हो जाता है, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, उसको देख के ही आप डिमोटिवेट हो जाएंगे. तो मेंस के लिए आपको सबसे पहले अगर तैयारी शुरू करनी है तो पहले आप पेपर को एनालाइज करें, देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं, क्योंकि स्टेट वाइज ये चीज़ें वैरी करती हैं. दूसरे स्टेट में कुछ अलग तरीके का यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकता है क्वेश्चंस को लेकर. यहाँ आरजेएस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. सो यू नीड टू गो थ्रू द पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस फॉर दैट. ओके, एंड नाउ आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस कि भाई आपके पास सिलेबस भी है, नाउ यू नो कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एरियाज दैट यू नीड टू कवर, दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू. तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने एक स्टडी प्लान बनाएं जो कि वर्क करेगा सिर्फ आपके लिए. अब मैं यहाँ पे आपके लिए स्टडी प्लान ऐसे कंसर्न लेकर नहीं आई हूँ बिकॉज हो सकता है कि कोई चीज़ें जो है वो मेरे लिए वर्क कर रही हो, आपके लिए नहीं कर रही हूँ. मुझे हो सकता है सुबह उठ के पढ़ने का शौक है पर आपको रात भर जाके पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. तो इट डजंट मैटर. वॉट यू नीड टू रियलाइज कि वॉट इज़ वर्किंग फॉर यू, वॉट आर योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स. कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको आते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं हैं. तो माइनर लॉस कौन से हैं, मेजर लॉस कौन से हैं, इसको आप कैसे कवर करते चलेंगे. अगर आप एक माइनर लॉ पढ़ रहे हैं तो आप कौन सा उसके साथ मेजर लॉ कवर करेंगे. सो दिस विल डिपेंड अपॉन यू. सो यू आर गोइंग टू डिसाइड फॉर दिस. तो आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिन के 10 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, 24 घंटे पढ़िए, ये सब फालतू की बात है. आप उतना पढ़िए, आपकी जो रिटेंशन पावर है, जो भी आपको कंप्रहेंड करने में ईजी लगता है, जितना भी टाइम आप पढ़ लेते हैं और आपको लगता है मैंने इसमें अच्छे से समझ लिया, सो दैट यू विल डिसाइड फॉर योर सेल्फ. ओके, तो बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो कॉन्स्टेंटली आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप सब कुछ भूल जाएंगे. फिर आपका
फ्लो भी नहीं बन पाएगा। इसलिए कंसिस्टेंट रहें, इवन दो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एक या दो दिन ऐसे होते हैं फॉर फेस्टिवल रीजंस और फॉर सम फंक्शन, फैमिली फंक्शन या कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे टाइम पे भी मेक श्योर करें ये चीज़ कि आप 2 से 3 घंटे तो अपने पढ़ाई को दें। तो अगेन स्टडी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। आप एक चार्ट बनाइए, सिलेबस को डिवाइड करिए, आपका नंबर ऑफ आवर्स आप कितना उसमें डिवोट करने वाले हैं उस चीज़ को आप वहाँ पे लिखें। तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू हैव ऑन योर टेबल। ओके, नाउ डिवाइड द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द प्लान। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस कैसे आप डिवाइड कर पाएंगे? जब आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, एंड अगर आपको वो भी एनालाइज करने में प्रॉब्लम हो रही सो डोंट वरी, हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके बताने वाले हैं कि कितना उसका डिफिकल्टी लेवल होता है, क्या ईजी होता है, मॉडरेट होता है, डिफिकल्ट होता है। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू कवर इन अवर अपकमिंग वीडियोस। सो अभी आप फिलहाल यही कर लीजिए कि एटलीस्ट एक बार सिलेबस को देख लें, एंड स्टडी जो प्लान है वो आप अपना बना के तैयार रखें। नाउ रिवाइज एंड रिवाइज। अगर आपने कोई चीज़ आज पढ़ी है, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, वी आर नॉट सुपर ह्यूमन्स, हम भूल जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ पे इतना जोर डाला है कि आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए हो सकता है आप वीकेंड का एक दिन ले लें, कोई भी संडे का दिन ले लीजिए। वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि संडे को मुझे कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, तो एटलीस्ट जो भी आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज करते चलिए संडे को, अदरवाइज आप सब भूल जाएंगे। बैरेक्स इतने सारे हैं, इतने सारे प्रोविजंस है, उसमें इतनी सारी बातें लिखी होती हैं, इसमें इन्फर्ड क्वेश्चंस पे आते हैं, एंड फॉर दैट आपको प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। महज ये याद कर लेने से काम नहीं चलेगा कि सेक्शन 299 किस बारे में बात करता है आईपीसी का, या सेक्शन 300 किस बारे में बात करता है। उसके अंदर जो भी एसेंशियल चीज़ें दी गई जो आपको इंटरप्रेट करनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इन्फर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एंड फॉर दैट आपको रिवाइज करना होगा। तो रिवाइज करते चलिए, या तो दिन के अंत में आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए कि मैंने आज जो भी पढ़ा है मैं रात को 2 घंटे उसको रिवाइज करके सोऊंगा। सो दैट यू कैन डू। और अदरवाइज एक आप दिन बना लीजिए वीक का और मंथ का, वीकली आप चीज़ों को रिवाइज करिए और मंथली भी आप रिवाइज करिए। सो उससे आपका जो रिटेंशन पावर है वो काफ़ी बढ़ेगा और आपको चीज़ें रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देन सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम टॉपर से कन्वर्सेशन कर रहे थे, सो दे टोल्ड अस कि वो काफ़ी सारे एमसीक्यूज को डेली बेसिस पे सॉल्व करते थे, प्रीलिम्स के पहले स्पेशली। जैसे ही प्रीलिम्स आने वाला है 1 महीने 2 महीने पहले, दे स्टार्टेड सॉल्विंग एज मच एज क्वेश्चंस, जितने भी वो कर सकते थे वो उनको सॉल्व करते थे, और उसके बाद वो रिवाइज भी किया करते थे उन सारी चीज़ों को। ओके, तो सॉल्व करना है आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। फॉर दैट सेवरल बुकलेट्स आर अवेलेबल, एंड ऑल्सो वी आर ऑल्सो लाइक प्लानिंग टू ब्रिंग आवर ओन बुक इन विच प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी वहाँ पे दिए हुए हैं आपके लिए, और उसका डिटेल एनालिसिस भी दिया हुआ है कि उसका डिफिकल्टी लेवल कितना था। तो वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बुक जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, हम आपके लिए बुक लेकर आने वाले हैं एक्सक्लूसिवली फॉर आरजेएस एस्पिरेंट्स। सिर्फ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज से ही कंसर्न ये बुक है, इसमें दूसरे स्टेट्स को कवर नहीं किया गया है। तो दैट इज गोइंग टू बी सो बेनिफिशियल फॉर यू, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन। मॉक पेपर्स आप लें, मॉक पेपर्स को सॉल्व करें, और ये नहीं कि राजस्थान के लिए आप अपेयर कर रहे हैं तो नॉलेज के लिए आप यू कैन स्टडी सो मैनी थिंग्स, बट जैसे ही प्रीलिम्स अप्रोच कर रहा है तो कोई दूसरे स्टेट का मॉक पेपर आप सॉल्व करने मत बैठना, क्योंकि उससे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके माइंड में आएंगी, डिस्टर्ब होगा आपका माइंड बहुत ज़्यादा। तो आरजेएस कंसर्न तैयारी ही आपको करनी है, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। बेयर एक्ट की रीडिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं मोस्टली, और इन्फर्ड क्वेश्चन भी पूछे गए, तो उसको इंटरप्रेट आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको बेयर एक्ट की रीडिंग करनी आती है, उसको इंटरप्रेट करना आता है और अच्छे से उसको रिटेन करना आता है उस पर्टिकुलर प्रोविजन में अगर क्या कह रहा है उस चीज़ को, तो ये आपको करना है। एग्जाम्पल्स को भी ओवरलुक मत करिए,
जो भी एग्जाम्पल डायरेक्ट में दिए गए हैं, इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस पे से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ आपने बेयर प्रोविजन को पढ़ लिया और सोचा कि अब तो मुझे सब कुछ आ गया है। इलस्ट्रेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे आपको आरटीएस में भी और अदर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वाइज इस चीज को तैयार करना है ना। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसेज। अब ये एक दिन में बैठ के तो आप दुनिया भर के जो पाइल अप हो गए हैं न्यूज़पेपर्स, उसके एडिटोरियल्स तो पढ़ने बैठेंगे नहीं। इट इज अ प्रोसेस, बेसिकली इट ब्रॉडन्स अप योर माइंड, कि आपने आज कोई एक इशू के बारे में पढ़ा तो आप उसको रिलेट करते चलेंगे, ये आपके इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो मेक दिस हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, इसके एडिटोरियल्स आप पढ़िए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने का और अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ने का, तो एटलीस्ट गो थ्रू दी एडिटोरियल्स। ओके, नाउ आपको नोट्स बनाने हैं अगर, तो आप 2-3 रीडिंग के बाद ही नोट्स बनाइए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो हमारे पास भी नोट्स दिखाने के लिए आते हैं कि ये नोट्स कैसे बनाएं। उनसे जब पूछो तो वो कहते हैं कल मैंने ये जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को शुरू किया और साथ ही साथ मैंने नोट्स बनाए। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो हैबिट है दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल, बिकॉज आप ना उस समय 2 काम कर रहे होते हैं। आपको लिखने में आपका ज़्यादा ध्यान होता है, प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान होता है, तो आप जो आपको रिटेन करना था उस चीज़ से वो आप रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो 2-3 बार आप यूं ही पढ़ लीजिए पहले तो जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है, फिर उसके बाद आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप 2-3 बार पढ़ते हैं ना तो चीज़ों को आप उस समय ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। फिर आपको ये भी पता चलता है कि इसमें से कौन सी ऐसी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं लिखूं। खूब बड़े बड़े नोट्स बना के रखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ना एक के बाद एक बैक टू बैक यहाँ पे पेपर्स होते हैं, आपको वो नोट्स पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। और जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप सोचेंगे क्या बुक छाप रखी है मैंने। तो नोट्स को काफ़ी क्रिस्प रखना ज़रूरी है और 2-3 रीडिंग के बाद ही आप नोट्स बनाएं तो अच्छा रहेगा। रेफर गुड बुक्स, आप अच्छी बुक्स आपको रेफर करनी है। कोई भी रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। कोई अगर ऐसी गाइड आ रही है, कोई ऐसे नोट्स हैं जो कि आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो डोंट रिलाई अपॉन दैट। इफ यू रियली वांट टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, सो फॉर दैट यू कैन ईदर ज्वाइन अवर जुडिशियल कोचिंग और यू कैन गो फॉर दी गुड बुक्स। यहाँ पे आपको हम अच्छी बुक्स को पढ़ के ही सारी चीज़ें कवर करवाते हैं। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं बचा है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप अच्छी बुक्स को रेफर करें। प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर मेंस एक्चुअली। अगर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग इज द की। आंसर का क्या स्ट्रक्चर होगा उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको डे 1 से करते चलना है, अंडरस्टैंडिंग लेते चलिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप आज से ही बैठ के सबसे पहले जाके एक आंसर को लिखने लग जाए, नहीं, एटलीस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको फॉलो करना है दैट कैन फैच यू मार्क्स, गुड मार्क्स। तो स्ट्रक्चर आप देखिए आंसर्स का, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है। और पहले शुरू में काम करिए, आप देख के आंसर लिखिए। अगर आपको किसी का आंसर अच्छा लग रहा है तो रिटेन करने के लिए कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना, आप देख के लिखिए, बट धीरे धीरे आप खुद से आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू वांट टू क्लियर मेंस। अदरवाइज प्री तो बहुत लोग क्लियर करके रह जाते हैं, मेंस में सब समझ में आ जाता है। तो मेंस की तैयारी पे आपको करते चलना है। नाउ पे स्पेशल अटेंशन टू लैंग्वेजेस। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि लैंग्वेजेस को ओवरलुक नहीं करना है कि ऐसे ही तो है, ऐसे तो मैंने 6th क्लास में भी बहुत अच्छा लिखा था, क्लास में मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। तो आप उस ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हैं और आपने जो आपको एडिटोरियल्स पढ़ने थे, न्यूज़पेपर पढ़नी थी, जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी, ये सब आप ओवरलुक कर दिए। नहीं, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। लैंग्वेजेस को आपको स्पेशल अटेंशन देना है, दैट विल डिपेंड अपॉन यू, आपको कितना क्या लैंग्वेज पे कमांड है। एंड साथ ही साथ एसेस की भी आपको तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि सारी ही चीज़ें आपको कलेक्टिवली बेनिफिट देने वाली हैं। मेंस के और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो जोड़ते हैं, वही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार करता है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो।
If you have any doubt, you can ask us in the comment section, or if you want us to make a specific video regarding any topic or any subject, so for that also you can comment. Okay, now with this I am going to conclude this video. Thank you so much.